Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of July 2020. तो 11 जुलाई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़, जिसमें करंट अफेयर्स के 1.5 साल का रिवीजन हम करेंगे, वो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है. 10 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से कि 8 में हमने आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट किया था और 2 अभी साइंस एंड टेक के लेक्चर्स हमने डाल दिए हैं. सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन सो फार. अगर आप आज भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपको पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे. सो दैट इज़ द थिंग. You can join that from the links given in the description comment section below. Now let's start with the questions first. पहले आज के questions देख लेते हैं. Okay. So the first question is, consider the following statements with respect to National Council of Science Museum. Okay, National Council of Science Museums के regarding statements आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. Statement 1 is saying it is primarily engaged in communicating sciences to empower people through its network of 25 science centers, museums spread across India. दूसरा स्टेटमेंट कह रहे इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आपको बताना है. 1 only, 2 only, both या none. So think of the answer. Now let me tell you the answer. Answer for this will be C. Both are correct. National Council of Science Museum जो है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ये नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस समझ करके आप इसको गलत कर दो, तो ये याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ही है. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्राइमरली इंगेज इन कम्युनिकेटिंग साइंस टू एम्पावर पीपल थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ 25 साइंस सेंटर्स और म्यूजियम्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया. तो ये भी सही था. दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा क्वेश्चन है, मिड मॉनसून 2019 लाइटनिंग रिपोर्ट. मिड मॉनसून 2019 lightning report was recently released by, options are A. Indian Meteorological Department, B. World Meteorological Department, C. Center for Science and Environment, या D. jointly by A and B. क्या कौन निकालता है इसको? थिंक ऑफ द आंसर. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी ए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो मिड मॉनसून लाइटनिंग रिपोर्ट 2019 इज अ स्टडी जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल CROPC एंड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड वर्ल्ड विजन, जो कि एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन. तो इन्होंने किया था. इनमें से केवल IMD था जो कि इसमें इन्वॉल्व था. तो IMD हो गया. देन आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हो गया, और वर्ल्ड विजन हो गया. ठीक है ना. तो नाम क्या है? मिड मॉनसून 2019 लाइटनिंग रिपोर्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नुआखाई फेस्टिवल. तो नुआखाई फेस्टिवल के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत. First is that it is a festival to celebrate the newly harvested food by the farmers. Second, it will be celebrated especially in the western parts of the Odisha. Which of the following are correct? 1 only, 2 only, both या none. Think of the answer. Now let me tell you the answer. Answer for this will be C. दोनों ही इसके statements correct है. Western part of Odisha में होता है festival to celebrate the newly harvested food by the farmers. So both are correct. These are the answers. These are the 3 questions for you today. I hope you got clarity and आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट. अब न्यूज़ एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है सोलर एनर्जी विल प्ले अ बिग रोल इन आत्मनिर्भर भारत. प्राइम मिनिस्टर. हुआ क्या है? हुआ ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन रीवा, मध्य प्रदेश. रीवा इज़ माई नेटिव प्लेस, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ. इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. आई हैव विजिटेड दिस प्लांट एज वेल. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन MP's रीवा. मध्य प्रदेश के रीवा में इन्होंने इनॉग्रेट किया है. सो दिस प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट. इसका नाम है 750 मेगावाट मेगा प्रोजेक्ट ही है इसका. ओके, याद रखिएगा 750 मेगावाट का है. एंड इट हैज़ बीन सेटअप इन मध्य प्रदेश रीवा मध्य प्रदेश में ये सेटअप हुआ है. द प्रोजेक्ट कंप्राइजेस 3 सोलर पावर यूनिट्स. 3 यूनिट्स हैं 250 मेगावाट की. 250 मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं, तो 750 हो गया. ठीक है ना. एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि इस पावर प्लांट का जो टाइप है, कोलैबोरेशन है, वो दिल्ली मेट्रो रेल से भी होगा. देयरफॉर Delhi Metro Rail will also get the benefit from this Riva Ultra Mega Solar Thermal Power Plant. और इसको सेटअप करने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया गया था. दिस सोलर पार्क जो है इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, RUMSL जिसको बोलते हैं, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, विच इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का जॉइंट वेंचर जो है वो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है. ठीक है ना. याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
ठीक है, तो एक बार फिर से क्लियर कट बता देता हूँ। जो सोलर पार्क है इट्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड जो है, और इट्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब है। देन एक जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये भी आप याद रख सकते हैं, इट्स अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो कुल मिलाकर के जो फैक्ट्स आपको याद रखने थे वो मैंने बता दिए। दीज वर द फैक्ट्स विच वर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज़ है 14% एक्सेस रेन इन इंडिया सो फार दिस मानसून। पता नहीं बारिश हो कहाँ रही है कि ये मतलब ऑन पेपर तो एक्सेस रेनफॉल है, बट मुझे नहीं मिली देखने को ऐसे इतनी रेनफॉल है ना। सो पता नहीं हो कहाँ पर रही है, और ये IMD का कहना है ये सब। तो IMD के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में बना था। कब बना था? 1875 में बना था। और इसका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्शन है, वो 1932 में बना था। IMD का एग्रीकल्चर सेक्टर 1932 में बना था। 1875 में IMD बना था, और इट्स एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, Government of India, and it is the principal agency responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. It's an principal agency responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. So this is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that as well. आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको जानना है। सो यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन में हम आते हैं। तो एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम डील करेंगे वो है डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल, डू वी रियली नीड अ फिस्कल काउंसिल। अभी इस आर्टिकल के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ऑथर जो है वो डी सुब्बा राव है। आप सब इनको जानते होंगे, डी सुब्बा राव को। ओके, और अगर आप नहीं जानते तो बहुत बुरी कंडीशन है आपकी, ठीक है। डी सुब्बा राव को अगर आप नहीं जानते तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है ना। तो डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल, सबसे पहले ऑथर ने एग्जांपल देखी। अकॉर्डिंग टू IMF, अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देखें तो अकॉर्डिंग टू IMF नियरली 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश्ड द फिस्कल काउंसिल्स विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस। ओके, लगभग 50 कंट्रीज जिन्होंने वर्ल्ड में एस्टैब्लिश किया फिस्कल काउंसिल को विद वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस। फिस्कल काउंसिल है क्या या करेगी क्या? तो अ फिस्कल काउंसिल एट इट्स कोर इज अ परमानेंट एजेंसी दैट विद द मैंडेट टू इंडिपेंडेंटली असेस द गवर्नमेंट्स फिस्कल प्लान। गवर्नमेंट के फिस्कल प्लान्स को ये असेस करती है। गवर्नमेंट के फिस्कल प्लान्स का मतलब कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगा, गवर्नमेंट के पास कितना आएगा, गवर्नमेंट कितना बोरो करेगा, ये सारे गवर्नमेंट के फिस्कल प्लान्स में होते हैं। हाउ मच विल गवर्नमेंट स्पेंड, हाउ मच विल गवर्नमेंट टेक एज अ बोरोइंग, ये सारी चीज होते हैं गवर्नमेंट के। व्हाट विल बी द फिस्कल कंसोलिडेशन, कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने पैसे को बचाएगा, अपने एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करेगा, रेवेन्यूज को बढ़ाएगा। तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन, ये सारी चीज़ें फिस्कल प्लान्स में आती हैं। तो फिस्कल काउंसिल एक ऐसी परमानेंट एजेंसी है जो कि मैंडेटरी रहती है टू इंडिपेंडेंटली असेस द गवर्नमेंट फिस्कल प्लान्स एंड प्रोजेक्शंस अगेंस्ट पैरामीटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। एंड वो प्रोजेक्शंस का काम करती है, फोरकास्ट का काम करती है, एंड पुट आउट इट्स फाइंडिंग इन द पब्लिक डोमेन, और फिर वो फाइंडिंग्स को पब्लिक डोमेन में रख देती है। द एक्सपेक्टेशन इज दैट सच एन ओपन स्क्रूटनी विल बी देयर, एक ओपन स्क्रूटनी मिल जाएगी, गवर्नमेंट को एक अच्छा फिस्कल वर्च्यू मिल जाएगा, एंड दे विल बी मतलब कि हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ द डिफ़ॉल्ट। अगर उनके बाद में डिफ़ॉल्ट होता है तो उनको आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। ये एक ओवरऑल सोची समझी पिक्चर है जो कि फिस्कल काउंसिल के रिगार्डिंग है। तो इस फिस्कल काउंसिल द सोल्यूशन, अब ऑथर ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब क्या फिस्कल काउंसिल ही सोल्यूशन है? तो ऑथर एग्जांपल देता है कि जब 2003 में FRBM आया था तब ये बोला गया था कि FRBM एक ऐसी मैजिक पिल है जो सब कुछ ठीक कर देगी, ठीक है ना। FRBM में भी ऐसे ही मैंडेट्स थे, जैसे कि उसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट विल सेट प्री सेट फिस्कल टारगेट्स, प्री सेट फिस्कल टारगेट्स बना देगी गवर्नमेंट एंड उसे कन्फर्म करेगी। फिर उन्होंने कहा था कि अगर फेलियर होता है इन टारगेट्स में तो दे विल एक्सप्लेन द रीजन फॉर दैट डेविएशन। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट विल सबमिट अ फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इट्स फिस्कल स्टैंस। यट अगर आज भी गवर्नमेंट में इस तरह से FPSS आता है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट आता है, इट पासेस ऑफ विदाउट एनी नोटिस। तो ऑथर ने कहा है कि ये सारी चीज़ें FRBM में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन वो फुलफिल कहाँ होती, वो मानी नहीं जाती हैं। ओके,
तो यही वाली ऑथर ने बोला कि ऑथर सेज दैट कि द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी डोंट हैव अ मैकेनिज्म, द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, देयर इज लैक ऑफ डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, देन हाउ विल अनदर इंस्ट्रूमेंटेलिटी सच एज फिस्कल काउंसिल विल सप्लाई फॉर अकाउंटेबिलिटी बी सोल्यूशन। ओके, तो ऑथर ने यही कहा है कि जब लैक ऑफ डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम है ना कि मैकेनिज्म, तो फिर आप दोबारा से एक नया इंस्ट्रूमेंट या दोबारा से आप नया मैकेनिज्म ला करके आपको क्या लगता है कि आप ठीक कर दोगे? तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि ऑथर ने उठाया है। तो एज पर द मैंडेट द फिस्कल council will give macroeconomic forecast which the ministry finance ministry expected to use for the budget। ऑथर ने कहा कि आप फिस्कल काउंसिल क्या करेगा मैंडेट के अकॉर्डिंग, फिनेंस मिनिस्ट्री को देगा कुछ फोरकास्ट जिसका फिनेंस मिनिस्ट्री यूज करेगी, एंड अगर वो उस मतलब उसके हिसाब से काम नहीं करते हैं, जो फिनेंस मिनिस्ट्री को फिस्कल काउंसिल ने मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट दिया है, अगर वो उसके काम से अगर उसके डेटा के हिसाब से काम नहीं करते हैं उन एस्टिमेट्स के हिसाब से, देन दे विल एक्सप्लेन द रीजन व्हाई दे डिफर्ड, तो वो एक्सप्लेन करेगी कि क्यों वो डिफर की गई। लेकिन अभी अगर हम देखें तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे फोरकास्ट देते हैं, सारे मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट देते हैं। तो इनके फोरकास्ट में और जो नई फिस्कल काउंसिल बनेगी उसके फोरकास्ट में क्या डिफरेंस होने वाला है, वो क्या अंतर देगा या क्या अलग देगा, और क्यों ऐसा लगता है आपको कि आरबीआई या सीएसओ अभी गलत दे रहे हैं और बाकी वो जो फिस्कल काउंसिल बनेगी वो सही देने लगेगी? तो ये प्रिजम्पशन है बेसिकली, जिसको कि हम जरूरी नहीं कि वो सही हो। दूसरी चीज ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर फिनेंस मिनिस्ट्री को हम इस तरह से फोर्स करते हैं कि आप फिस्कल काउंसिल के इकोनॉमिक पैरामीटर्स का यूज करके ही अपने पॉलिसीज को बनाएं, देन इट विल गिव फिनेंस मिनिस्ट्री अ चांस टू डाइल्यूट इट्स अकाउंटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिनेंस मिनिस्ट्री तो ये बोल देगी कि फिस्कल काउंसिल का ही तो डेटा था, फिस्कल काउंसिल का डेटा हमको मैंडेटरी था यूज करना, तो हमने उसको यूज कर लिया, इस कारण से हमसे ऐसी गलती हो गई। तो ये भी एक ऑथर ने इशू उठाया है कि अगर आप इस तरीके से फिस्कल काउंसिल की चीजें फोर्सफुली अप्लाई करवाते हैं फिनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, तो वो फिर अपने आप को डाइल्यूट कर देगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट कर देगा, और अगर कल को कुछ गड़बड़ होता है तो पूरा ब्लेम जो है वो फिस्कल काउंसिल पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब कुछ आर्गुमेंट दिए गए हैं इन द फेवर ऑफ फिस्कल काउंसिल, वो भी ऑथर ने बताए हैं, जैसे कि इट कैन बी आर्ग्यूड दैट अ फिस्कल काउंसिल will in fact be a solution because it will give an independent and expert assessment of the government's fiscal stance and thereby aid in the informed debate in parliament। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि एक एक्सपर्ट असेसमेंट मिलेगा गवर्नमेंट फिस्कल स्टैंस को, इंडिपेंडेंट स्टैंस मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये इतने बड़े मैकेनिज्म की, इतने इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश्ड है उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इन सपोर्ट ऑफ फिस्कल काउंसिल इज दैट इट्स रोल एज अ वॉच डॉग। ऑथर ने कहा कि इसका रोल एक वॉच डॉग की तरह रहेगा। इट विल प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम गेमिंग द फिस्कल रूल्स थ्रू क्रिएटिव अकाउंटिंग। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज करके गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। बट अगर हम ऐसा देखें तो ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है, जैसे कि कैग का मैकेनिज्म है जो कि ऑडिट कर सकता है क्रिएटिव अकाउंटिंग को, ये सारी चीजें। तो अगर आपको लगता है कि कैग के दांत टूट गए हैं, मतलब कैग के पास दांत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको उनको मतलब कि आप उनके ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करो, ना कि एक दूसरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही बना दो, है ना। तो उनके ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहिए, ना कि एक नया ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना देना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड फिस्कल काउंसिल के ऊपर एक पूरा का पूरा एक मेंस क्वेश्चन हो सकता है, डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल। और आपके लिए मैं क्वेश्चन यही दे रहा हूँ, डू इंडिया नीड अ फिस्कल काउंसिल फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन। तो आपको इसके ऊपर आंसर लिखना है, ये जो पॉइंट्स मैंने था इसी को कंसोलिडेट करके एक बार लिखने की प्रैक्टिस आप करो। आगे मूव करते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है वो है इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ये इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो लिखा है डेरेक ओब्रायन ने लिखा है, और बेसिकली तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लीड करते हैं ये राज्यसभा में। अब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है बेसिकली कि क्या गवर्नमेंट कर रही है इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे, कितना क्या वो मदद कर रहे हैं। तो अगर ऑथर ने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो टैक्स डिवोल्यूशन 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से हुआ है इस बार, वो बहुत कम हुआ है। बहुत कम क्यों हुआ है? बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट में लोअर देन एक्सपेक्टेड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। देन आप सबको ये पता है कि जीएसटी कलेक्शन के कंपनसेशन दिए जाते हैं। जीएसटी कलेक्शन अगर कम होगा तो गवर्नमेंट ने कहा था कि 5 साल तक हम कंपनसेशन देंगे। तो कंपनसेशन अगर 35,000 करोड़ है तो गवर्नमेंट ने उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही पे किया है, ठीक है ना। दे हैव पेड वेरी लेस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत कम उन्होंने पे किया है। अभी केवल दिसंबर जनवरी तक का उन्होंने अभी जून में जाकर पे किया, बीच का तो उन्होंने पे ही नहीं किया। तो यही वाली बात ऑथर बोल रहा है कि एक तो आपके पास कलेक्शन कम हो रहा है, दूसरा फिर आप स्टेट्स को कंपनसेट नहीं कर रहे हो, तो स्टेट्स के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स डेवल्यूशन इतना कम हो गया है 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, और ज़्यादा कम इस बार पैसा देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ ऑथर ने ये बोला है कि जो
अगर हम ये देखा जाए तो जो कलेक्टिव लॉस है टू जीएसडीपी ड्यू टू द पैंडेमिक इज 30.3 लाख करोड़, जो कि 13.5% ऑफ जीएसडीपी आता है। स्टेट्स आर बीइंग रिक्वायर्ड टू स्पेंड मोर टू हेल्प द कॉमन सिटीजंस एंड सेव लाइवलीहुड्स एंड द सेंटर इज प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सपोर्ट। तो ऑथर का ये कहना है कि स्टेट्स को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द लाइवलीहुड, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सिटीजंस एंड ऑल, तो बहुत ज़्यादा उनको खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन जो नेग्लिजिबल सपोर्ट है वो सेंटर की तरफ से आ रहा है। साइक्लोन अम्फान आया था जो कि बंगाल में आया था। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट साइक्लोन्स जो कि बंगाली मेमोरी में होगा, ये ऑथर का ये कहना है। और इसमें जो लॉस था एस्टिमेटेड वो था 1.02 लाख करोड़ का, और ममता बनर्जी गवर्नमेंट जो थी उसने इमीडिएटली 6,250 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए थे एंड द सेंट्रल हैज़ ऑफर्ड जस्ट 1,000 करोड़। सेंटर ने 6,250 करोड़ के एवज में केवल 1,000 करोड़ ही रिलीज किया। तो ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, वो बहुत कम है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये ऑथर ने बोला है। तो ऑथर ने ही बंगाल का एग्जाम्पल लिया है कि इफ वन कंसिडर्स ड्यूज फॉर सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम तो वो 36,000 करोड़ आएगा बंगाल के लिए। कट इन डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स जो है, जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स में कटिंग हुई है वो 11,000 करोड़ की आएगी। आउटस्टैंडिंग जीएसटी रिसीट्स अगर देखो तो 3,000 करोड़ की आएगी। देन फूड सब्सिडीज एंड अदर में जो ड्यूज हैं वो 3,000 करोड़ के हैं। ओवरऑल केवल बंगाल में अगर हम देखा जाए तो 53,000 करोड़ रुपए का ड्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर सिर्फ बंगाल की कंडीशन देखी जाए। तो ऑथर ने वही बोला है कि ये सारी चीज़ अगर हम देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि क्या क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्टेटस है। अगला जो ऑथर ने पॉइंट उठाया है वो उठाया एफआरबीएम एक्ट के ऊपर, कि एफआरबीएम एक्ट में देखा जाए अगर तो ये बोला जाता है कि 3% तक आपको अपना फिस्कल डेफिसिट रखना है, और इस लिमिट को आप 0.5% से क्रॉस कर सकते हो, जिसको कि स्केप क्लॉज कहा जाता है कि अगर 3% से क्रॉस करना है तो वो 0.5% और क्रॉस कर सकते हो। द स्केप क्लॉज हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बाय सेंटर बट इट हैज़ प्रूवन वोफुली इनसफिशिएंट इन एड्रेसिंग द करंट क्राइसिस। ऑथर का ये कहना है कि जो 0.5% का स्केप क्लॉज है ये बहुत छोटा सा एक स्केप क्लॉज है और ये बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट इन ऑर्डर टू हैंडल द करंट पैंडेमिक। तो ऑथर ने यही बोला है, इन थ्योरी द सेंटर हैज़ रेज्ड द फिस्कल डेफिसिट लिमिट फॉर स्टेट्स अंडर द एफआरबीएम फ्रॉम 3 to 5% नाउ। ओके, तो उन्होंने इन थ्योरी इंक्रीज कर दिया 3 to 5%, बट ओनली 0.5% ऑफ दिस राइज इज अनकंडीशनल। केवल 0.5% ही अनकंडीशनल रखा है। तो अब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो बोला कि ठीक है 3 से 5% आप कर सकते हैं जो स्केप क्लॉज है, लेकिन उसमें 0.5 ही अनकंडीशनल है। रिमेनिंग जो 1.5% है इज डिपेंडेंट अपॉन द फुलफिलिंग सर्टेन अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल मेजर्स, है ना। तो जो बाकी के 1.5% है वो तब मिलेंगे जब आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इनहैंसिंग रेवेन्यू ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ये सारी चीज़ें कर दोगे। तो स्टेट्स का बेसिकली क्या हो रहा है कि ये स्टेट्स आर बीइंग सेट अप फॉर फेलियर। दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये ऑथर का ये कहना है, ठीक है ना। तो आई होप दिस एडिटोरियल गेव यू द आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। रिफॉर्म विद कॉशन, अब ये हुआ क्या है, देयर हैज़ बीन अ न्यू कमेटी फॉर द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉज। एक नई कमेटी बनाई गई है होम मिनिस्ट्री द्वारा जिसका नाम है कमेटी फॉर द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉज, कमेटी फॉर द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉज। ओके, एंड इसको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम दिया गया है, लिमिटेड स्कोप दिया गया है फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, एंड इस कारण से काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट आ गया है ज्यूरिस्ट, लॉयर्स एंड दोज कंसर्न विद द स्टेट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री। तो याद रखिएगा, एक नई कमेटी बनाई गई, कमेटी फॉर द फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल लॉज, और होम मिनिस्ट्री द्वारा बनाई गई है। अब दिया क्या है, इसको एक शॉर्टर टाइम फ्रेम दिया गया है, कम टाइम दिया गया है। दूसरा, लिमिटेड स्कोप फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब कि पब्लिक कंसल्टेशन का ज़्यादा स्कोप नहीं है। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा लॉयर्स, ज्यूरिस्ट जो क्रिमिनल जस्टिस से वास्ता रखते हैं उनमें डिसकंटेंट आ गया है, ठीक है ना। कैसे डिसकंटेंट आ गया, ऑथर का ये कहना है कि कई बार ये अटेम्प्ट हुई है इन ऑर्डर टू ओवरहॉल द क्रिमिनल लॉज कंप्राइजिंग द इंडियन पीनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट वाज रिटन इन 1973 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट दैट डेट्स बैक टू 1872। तो इनको चेंज करने के काफ़ी अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, आईपीसी 1860 और इंडियन एविडेंस एक्ट जो आपका 1872 का है, इसको कई बार रिफॉर्म करने का ट्राई किया जा चुका है। हाउएवर द कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म इज समथिंग दैट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन एंड अ गुड डील ऑफ डेलिब्रेशन। ऑथर का ये कहना है कि एक जो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल कंसिडरेशंस की जरूरत पड़ती है एंड गुड डील ऑफ डेलिब्रेशंस की, बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस की और बहुत ज़्यादा कंसिडरेशंस की जरूरत पड़ती है।
वन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द लेटेस्ट कमिटी इज दैट इट हैज बिगन इट्स वर्क अमिड द पैंडेमिक। ऑथर ने कहा है कि पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि इस कमिटी ने अपना काम पैंडेमिक के बीच में शुरू कर दिया, तो फिर इसका मतलब है कि आपको ना वाइडर कंसल्टेशन करने का वो मिलेगा, ना पब्लिक से आप ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हो, लोग अलग दूसरी चीज़ में फंसे हुए हैं और आप यहाँ पे क्रिमिनल सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हो, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि हिंटरलैंड में जाकर के आप रिफॉर्म कर दो तो कोई मतलब नहीं है ना, आपको इसमें वाइडर डिस्कशंस करने की ज़रूरत थी, है ना। इस तरीके के रिफॉर्म्स तभी इफेक्टिव रहेंगे जब आप एफिशिएंट मेंबर में सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे, जैसे कि कम्युनिटी को, नेशन को, डिग्निटी, इनहेरेंट वर्थ टू इंडिविजुअल्स, ये सारे। अब ऑथर ने कहा कि देखो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ऑथर ने कहा कि ये सब बहुत वेग टर्म्स हैं, ये सब बहुत वेग टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे आप रिफॉर्म करने की बात कर रहे हो। क्या मैंडेट दिया गया है? सिक्योरिटी ऑफ द individual, the community and the nation, prioritize the constitutional value of justice, dignity and inherent worth of the individual। अब देखो भैया ये चीज़ें तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, तो ऑथर ने कहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत वेग टर्म्स हैं जिसपे कि कम्युनिटी को आप बोल रहे हो कि आप रिफॉर्म करो। आपको क्लियर कट क्या बोलना चाहिए था? आपको बोलना चाहिए था कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपको विटनेस प्रोटेक्शन की बात करनी है, स्पीडी ट्रायल्स की बात करनी है, एड्रेस द ट्रेवल्स ऑफ विक्टिम्स, इंप्रूव इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलिमिनेट टॉर्चर। ऑथर ने कहा कि इन पॉइंट्स पे डिस्कशन करो, ये नहीं कि टू सेव द डिग्निटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें तो सब यार ये बड़े बड़े शब्द होते हैं, इनका कोई मतलब थोड़ी होता है, ये बड़े शब्द लिखने से कुछ होता नहीं है। तो ऑथर ने कहा कि आप बात करो कि स्पीडी ट्रायल करोगे, आप बात करो कि विटनेस प्रोटेक्शन करोगे, आप बात करो कि विक्टिम्स को बचाओगे, आप बात करो कि इंप्रूव करोगे इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म को, एलिमिनेट करोगे टॉर्चर को, तो ये सारी चीज़ों की बात करो ना, आप क्या फालतू बातें कर रहे हो। इसके बाद ऑथर ने यह भी बताया कि देयर हैज द लैक ऑफ डाइवर्सिटी इज व्हाट इज एन ऑल मेल डेली बेस्ड कमिटी। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कहा कि ऑल मेल है और डेली बेस्ड कमिटी है, ऑल मेल प्लस डेली बेस्ड कमिटी है, तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को लैक करता है। ऑथर ने कहा 2003 में जस्टिस वीएस मालीमथ कमेटी बनी थी जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बनाई गई थी, उसने भी बहुत सारे सजेशंस दिए थे। तो एग्जाम्पल याद रखना, वीएस मालीमथ कमेटी 2003 की जो कि क्रिमिनल जस्टिस को रिफॉर्म करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 बनाई गई थी, लेकिन जस्टिस वर्मा कमेटी का मैंडेट बहुत कम था, इसलिए उसको अपन पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म के लिए नहीं कर सकते। ऑथर ने यही कहा कि रिफॉर्म इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू अ कॉशियस एंड इंक्लूसिव अप्रोच। इस कारण से अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको जब तक प्रॉपर पब्लिक डेलिब्रेशन, कंसंट्रेशन और कंसिडरेशन नहीं मिलता तब तक आप इस तरह के रिफॉर्म्स को मतलब इससे बचो। आगे जो आर्टिकल्स हैं हम देखते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में देखते हैं और क्या पढ़ने लायक न्यूज़ है। यहाँ है राजस्थान एजुकेशन गाइडलाइंस इर्क्स NCPCR। तो अब हुआ क्या है कि राजस्थान ने एक एजुकेशनल गाइडलाइन निकाली है जिसमें उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट को वायलेट किया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाते हुए बोला कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको 25% रिजर्वेशन मिलेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को इन द गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट एडेड प्लस प्राइवेट हर स्कूल में उनको 25% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, है ना, 6 से 14 साल तक के बच्चों को, आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन जो राजस्थान गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन है उसमें उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है प्राइवेट स्कूल्स को फ्रॉम दिस 25% रिजर्वेशन। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो 2021 का एकेडमिक ईयर है द एडमिशन विल टेक प्लेस ओनली फ्रॉम क्लास 1 और अबव, ओनली फ्रॉम क्लास 1 और अबव से ही उनको मिलेगा, मतलब कि प्री स्कूलिंग उसमें ऐड नहीं की गई है, ठीक है ना। तो ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है। अब 6 से 14 में वो प्री स्कूलिंग में आ जाए तो भी उसको एडमिशन देना चाहिए, बट इन्होंने कह दिया कि नहीं, क्लास 1 और अबव से ही दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो रूल है राजस्थान गवर्नमेंट का, दैट इज वायोलेटिव ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये ऐसा कहना है NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। NCPCR की अगर हम बात करें तो 2007 में बनाई गई थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये बनाई गई थी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। 2005 में ये एक्ट आ गया था, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। उसके बेसिस पे 2007 में NCPCR स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एंड डिफेंड द चाइल्ड राइट्स इन इंडिया including rights adopted in the United Nations Convention on the Rights of the Children 1989 ratified by India 1992। तो इंडिया ने रेटिफाई किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन जो कि 1989 का कन्वेंशन है, उसको रेटिफाई किया था 1992 में।
इस कन्वेंशन में चाइल्ड की डेफिनेशन है 18 ईयर्स से ऊपर, और ये जो एनसीपीसीआर आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, और चाइल्ड वही है 0 से 18 के एज ग्रुप के व्यक्ति को ही चाइल्ड लिया जाता है इसमें भी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। IAF गेट्स लास्ट ऑफ 5 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम बोइंग। तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स उनको मिल गए हैं, ये याद रखिएगा इंडिया और यूएसए की डील है, ठीक है ना। म्यांमार नागाज वरीड ओवर आर्मी क्रैकडाउन। तो म्यांमार के जो नागा हैं दे आर वरीड अबाउट आर्मी क्रैकडाउन। तो म्यांमार की जो मिलिट्री है उसको बोलते हैं तत्मा डॉ, याद रखिएगा तत्मा डॉ जो भी आपको बोलना है याद रखिएगा। बट अगर पूछता है कि तात्मा डॉ क्या है, इट्स द म्यांमार मिलिट्री एंड दे आर डूइंग वायलेंस ऑन द रोहिंग्या मुस्लिम्स एंड द बुद्धिस्ट अराकीनीज। तो बुद्धिस्ट अराकीनीज और मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर काफी ज्यादा वायलेशंस कर रहे हैं ये लोग। एंड इंटरनेशनल राइट ग्रुप्स हैव penned that the Myanmar military called Tatma Daw they are doing violence on the Rohingya Muslims and Buddhist Arakanese। तो म्यांमार के जो नागाज हैं दे आर वरीड अबाउट दिस आर्मी क्रैकडाउन एंड ऑल, ये भी आप याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। टर्की टर्न्स आइकॉनिक म्यूजियम हेगिया सोफिया इनटू मॉस्क। अब टर्की ने क्या किया, अपने आइकॉनिक मॉस्क म्यूजियम नाम है हेगिया सोफिया, उसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज अ 1500 ईयर ओल्ड मॉन्यूमेंट एंड इट इज रिवर्ड बाय क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स बोथ। तो ये क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स दोनों द्वारा रिवर्ड किया जाता है। इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको कि क्रिश्चियन, बाइजेंटीन एंड मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर दोनों ही बराबर मानते हैं, दोनों ही बराबर विजिट करते हैं। अब इसको इन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसमें क्रिश्चियंस का बिल्कुल जो रोल है वो खत्म कर दिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी ऑलरेडी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखना है। इट्स अ इंपॉर्टेंट न्यूज, इसका नाम याद रखिएगा। हेगिया सोफिया को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया टर्की ने। इट्स आइकॉनिक म्यूजियम विच वॉज देयर एंड इसको बाइजेंटीन, क्रिश्चियंस और आपके ऑटोमन जो एम्पायर दोनों बराबर मानते थे और इनको कन्वर्ट कर दिया। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। लास्ट न्यूज देख लेते हैं। 1.2 मिलियन स्नेक बाइट डेथ्स इन इंडिया इन द पास्ट 2 डिकेड्स। पिछले 2 डिकेड में 12 लाख लोगों की डेथ जो है स्नेक बाइट से हुए है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है इट रिकॉग्नाइजेस स्नेक बाइट एज अ टॉप प्रियोरिटी निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। टॉप प्रियोरिटी निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, ये याद रखेगा कि जो आपका स्नेक बाइट है उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट ऑल्सो, प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करते। सो दैट इज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।